और बच्चों नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर, सब बढ़िया है। हम लोग कहाँ पर थे? किस जगह पर थे? सर पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता दिए थे और बोले थे नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन कराएंगे। हाँ, एप्लीकेशंस करानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमको किसी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। एक रिंग बना लेते हैं पहले, छोटी सी। ये मान लीजिए रिंग बना ली। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। ये रिंग बना दी मान लीजिए। ये रेडियस इसकी आर है और मास इसका एम दिया हुआ है। अब सपोज कर लो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है। ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस भी है। इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास एक्सिस कह देते हैं और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आईसीएम कह देते हैं। तो आईसीएम होता है, अगर ये रिंग है तो एम आर स्क्वायर। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम की पहचान ये है कि हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो इसके पैरेलल है। तो सबसे कॉमन जानते ही हो, एक इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले जाती है, लेकिन ये रिंग के रिम से पास हो रही है। तो आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर। ये तो आईसीएम हो गया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही होती है ना, आई बराबर आईसीएम प्लस कुछ भी लिखो एम डी स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। तो यहां से इसके अबाउट ये तो एम आर स्क्वायर इसका लिखा और ये डिस्टेंस भी इसके बीच की आर ही है। तो एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 mr²। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सपोज कर लो ये रिंग है हमारे पास और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मालूम है, एम आर स्क्वायर है। और इसके किसी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक इसका डायमीटर बना दिया। अब एक डायमीटर इसके परपेंडिकुलर भी बना लो।
तो ये दो एक्सिस हो गई डायमीटर वाली। इसको हम सपोज I1 और I2 कह दे रहे हैं। तो बाय सिमेट्री I1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों के अबाउट सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन दोनों को मैं ID कह देता हूं। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो I1 प्लस I2 बराबर IZ, तो ID प्लस ID बराबर MR स्क्वायर, तो ID इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2। तो ये सिंपल एप्लीकेशंस आप लोगों को मालूम है, और फिर इसी तरीके से रिंग के डिस्क के लिए भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो आई एज्यूम दैट कि आप लोगों को ये सब मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो Yes, आई sir. विल टेक सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जो नहीं मालूम है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क जिसका मास m है और रेडियस R2 और R1 है। एनुलर डिस्क देखो कुछ इस टाइप की होती है। वॉशर टाइप की होती है ये। दोनों कंसेंट्रिक हैं। बाहर वाली रेडियस R2 है, अंदर वाली रेडियस R1 है। मास सिर्फ इतनी जगह पर है, बीच वाला हिस्सा मतलब काट के निकाल दिया गया है, पर इसी पोर्शन का मास m है और हमें इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस है, इसके अबाउट। तो अब देखो यहाँ पर दो रिंग हैं और एक सीधी सी बात ये है जो सुपरपोजिशन की है कि अगर सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो बड़ी डिस्क हैं। एक बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस R1 है और एक छोटी डिस्क है जिसकी रेडियस R2 है। तो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वन बाई टू मास ऑफ बड़ी डिस्क, आउटर डिस्क। एज्यूम कर रहे हैं ये पूरी है ऐसे, ये इसका मास m नहीं होगा। m मास तो खाली शेडेड पोर्शन का है, इसका मास कुछ होगा mb इंटू R1 स्क्वायर। और इसमें से ये छोटी वाली डिस्क का काट के निकाल दी गई है, तो इसका अपना होगा मास ऑफ स्मॉलर डिस्क इंटू R2 स्क्वायर। और चूंकि एक्सिस सेम है तो माइनस कर दिया गया, तो हाफ। अब मास ऑफ बड़ी डिस्क कैसे लिखें, डिस्क यूनिफॉर्म है तो लेट मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। तो बड़ी डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर
इंटू सिग्मा इंटू R1 स्क्वायर, और वही काम छोटी डिस्क के लिए भी कर दीजिए, पाई R2 स्क्वायर सिग्मा इंटू R2 स्क्वायर। तो 1/2 पाई सिग्मा कॉमन हो जाएगा, R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4। अब ये सिग्मा का क्या करें, सिग्मा अभी करते हैं। देखो यूनिफॉर्म तो ये भी था, और इतने शेडेड एरिया का मास सिग्मा था, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा m अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बड़े एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर दिया, तो 1/2 पाई, और सिग्मा की जगह m पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 1/2 m, और ये टर्म तो रहेगा ही, और इसके बेटा फैक्टर कर दो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा हाफ मास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब बोलो इतना समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए, है ना। बोलो भाई, मैं तुम लोगों के रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, समझ गए। ठीक। अब इसी से मिलता जुलता है, एनुलर डिस्क से मिलता जुलता है एनुलर स्फीयर। एनुलर स्फीयर, तो एनुलर स्फीयर में क्या है ना कि ऐसे ही रहता है, लेकिन बस ये डिस्क नहीं है बल्कि स्फीयर्स हैं। तो ये R1 है और ये R2 है। तो मेथड इज सेम, मेथड इज सेम, बट हम मानेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, लीनियर मास डेंसिटी है, और इसका मास m है। तो कैन यू कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यस, 2/5 मास ऑफ बड़ा स्फीयर, 2/5 mr स्क्वायर, और -2/5 स्मॉल स्फीयर R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर पहले की तरीके से मास की जगह लिख दो 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू रो, तो ये तो कॉमन आने वाला है, तो R1 की पावर 5 माइनस R2 की पावर 5 आ जाएगा, और रो की जगह हम लिख देंगे मास अपॉन 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो बस अगले स्टेप में 2/5, और रो की जगह लिखोगी तो ये आ जाएगा m, और R1 की पावर 5 माइनस R2 की पावर 5 अपॉन R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो ये एनुलर स्फीयर है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बिल्कुल उसी के सिमिलर था। सपोज कर लो ये डिस्क ही लेते हैं, इस डिस्क की रेडियस r है, और मास
इसका नहीं दिया गया, यहां से एक डिस्क ऐसे कटी हुई है, यहाँ बिल्कुल बीच से कटी हुई है, ये r/2 है, ये r थी, ये r/2 है, ये r/2 है, और r/4 रेडियस की ये डिस्क काट दी गई है, इसकी रेडियस r/4 है, और बची हुई डिस्क का मास m है, जो शेडेड पोर्शन नहीं है, ये तो काट के निकाल दिया गया है, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैलकुलेट करना है, आई, कैलकुलेट आई। तो बहुत सिंपल है, पहले की तरीका से ही करेंगे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये मालूम होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट नहीं है तो उसको आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई भी बराबर हो जाएगा इस पूरे बड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो डिस्क है, तो हाफ मास ऑफ बिग डिस्क इंटू r² माइनस बस यहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा, मास ऑफ स्मॉल डिस्क, इसकी रेडियस r/4 है, प्लस मास ऑफ स्मॉल डिस्क इंटू ये वाली डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर। बस ये वाला टर्म तुम्हारा एडिशनल हो गया है, क्योंकि जो हाफ mr² होता है ना, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके अबाउट ट्रांसफर करके तब माइनस करेंगे। बस रिमेनिंग चीज वही है, रिमेनिंग चीज वही है क्या कि mb बराबर हो जाएगा πr² इंटू सिग्मा, ms बराबर हो जाएगा πr/4 का स्क्वायर इंटू सिग्मा, और रो सिग्मा बराबर हो जाएगा मास, ये जो था अपॉन बड़ा वाला एरिया πr² माइनस πr/4 का स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू अगर हम रख देंगे तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, और इसको कैलकुलेशन हम तुम लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, ये स्टूडेंट टास्क है, स्टूडेंट टास्क, इसको तुम लोग कंप्लीट करना। और मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है जो कई बार आया है, वो ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यूनिफॉर्म, और देयर आर 3 एक्सिस जो तीनों इसकी साइड के अलोंग है, एक इसके अलोंग है I1, एक इसके अलोंग है I2, और एक इस साइड के अलोंग है एक्सिस I3। तो मुझे निकालना है कि अरेंज दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ I, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ I। तो देख लो इसको कैसे करते हो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कोई बहुत कठिन नहीं है।
कर दें। किसके अबाउट सबसे बड़ा होगा? I1 I2 I3 में सबसे बड़ा कौन होगा? क्या हुआ भाई, टाइम लग रहा है क्या? फ्यूचर डॉक्टर रजत, हसन, प्रभाकर विश्वास, प्रियंबदा, शिवांगी, स्नेहा, प्रत्यूष, कोई बोलो भाई। सर नहीं कर पा रहा है। I3 का सबसे कम होगा, फिर I2, देन I1। कैसे इस सबसे ज्यादा कंक्लूजन I1। पर पहुंचे? सर बस ये जिसका साइड छोटा होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। देखो, इसको थोड़ा वो टेढ़ा भी कर सकते हैं। ये मान लो कोई ट्रायंगल है। अब ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, थोड़ा कम लोगों को मालूम रहता है। और सपोज ये इसकी एक बेस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगल about its base इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल दो, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mh² by 6।
ये फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है जैसे कैलकुलस के और फॉर्मूले डिराइव होते हैं, तो डेरिवेशन तो हम लोग रहने ही देते हैं, फॉर्मूलों से मतलब है। अगर इसको हम अप्लाई कर रहे हैं इसके अबाउट, तो परपेंडिकुलर की लेंथ है 4, तो I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m4²/6। और अगर मैं इसको देखूं, ये I1 है, तो m और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 3, m3²/6। और अगर I3 निकालना है तो m/6, और ये परपेंडिकुलर पड़ेगा। और ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का एक सरल तरीका बता दें। मान लो ये लेंथ h है, तो इस ट्रायंगल का एरिया लिखा, ये भी 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। और एक बार बेस को ये ले लिया और हाइट को ये ले लिया, तो हाफ h इंटू, और ये वाला बेस तो सब लोग जानते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, इंटू 5, तो हाफ से हाफ कट गया, h बराबर हो जाएगा 12/5, और 12/5 हो जाएगा 2.4, तो ये सबसे कम है। तो सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और उससे छोटा I1 है, और सबसे छोटा I3 है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक खास बात यह है कि नो डाउट ऐसा हो या ना हो, लेकिन कुछ तो सही है ही है कि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा, इससे स्टूडेंट भी डरते हैं, और इससे थोड़ा सा टीचर्स भी मानते हैं कि हाँ भाई ये चैप्टर कठिन होता है। तो वो लोग करते क्या है कि जनरली कोई सिंपल सा क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजल्ट मालूम है, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी आती है, तो उसका एक दो क्वेश्चन पूछ देते हैं, और पूछ भी लेते हैं, सिंपल भी हो जाता है। और मोस्टली तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन को करना भी नहीं पड़ता है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग खत्म करते हैं। और शायद कोई बच्चा कुछ कह रहा था, बोलो बेटा। यस सर, ये कह रहे थे जब हम कंपेयर ही कर रहे हैं तो सर 6 क्यों ले सर, हम डायरेक्ट I = mr² कंपेयर कर लीजिए। बेटा क्या? सर जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो सर ये जो अपॉन हमने 6 लिया, तो सर इसको हम ले ही ना, तो सीधे कंपेयर कर। नहीं, असल में जो तुम लोगों की मान्यता है ना कि ये सबसे दूर तक फैली हुई है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, वो कभी कभी गलत होती है। तो कंपेयर ही करना है तो इतना तो ये तो तुम्हारे माइंड में होगा ना, और तुम्हें यस सर, एग्जैक्ट पता चल गया कि इसके अबाउट सबसे बड़ा है, इसके अबाउट सबसे छोटा है। और कहीं जरूरत पड़े तो ये फार्मूले से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क निकालना आप लोगों को आता होगा। टॉर्क, द रोटेशनल इफेक्ट, of a force is known as torque. तो फिलहाल जो फॉर्मेलिटी है वो कर दें। मान लो इस पॉइंट पर ये फोर्स लगा हुआ है,
और हमें इस पॉइंट ओ के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है। तो मैं ओ से पी तक एक वेक्टर बना दूंगा, ये आर हो जाएगा, और टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओ, तो टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू साइन थीटा, तो इसको बढ़ा दीजिए, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन है, दिस इज थीटा। और इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा, डायरेक्शन भी निकल आएगी। ज्योमेट्रिकली अगर आप एफ को ऐसे बढ़ा दें और ओ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, इसको हम आर परपेंडिकुलर कह दे रहे हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी पर थीटा है, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड को लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा फैमिलियर भी है। तो दिस इज अ टॉर्क, और इसके कुछ हम लोग एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं। आप लोग भी फटाफट रिस्पांस दीजिए। इसके बहुत छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, तो मैं एक दो टॉर्क निकालने के क्वेश्चन करता हूं। तो चलिए लेट अस डू फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये बिल्कुल थ्योरी का एप्लीकेशन है कि F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k is acting on the point 3i plus 4j plus 5k, find its torque about I plus 3j plus 4k। तो ये पहला है, क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, और ये सब लोग कर लेंगे। तो मैं आपको फिर 2 मिनट दे देता हूं, करिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसपे फोर्स लगा हुआ है, दिस इज P, और एक पॉइंट है O जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर है I प्लस 3j प्लस 4k, और इसका पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k। सर -2i प्लस 4k। हाँ, और ये F लगा हुआ है,
एफ की वैल्यू भी दी है 2i + 3j + k। तो रेडियस वेक्टर इसका हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 2i + j + k। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, और क्रॉस प्रोडक्ट से सब लोग जानते हैं i, j एंड k, और 2 1 1 और 2 3 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। i के लिए 1 1 -3 तो -2i, j के लिए 2 - 2 ये तो 0 हो गया, और k के लिए 6 - 2 2i + 4k। बेटा राइट? Okay. Yes, sir. तो ये पहला क्वेश्चन था, इट इज वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं कि सपोज कर लीजिए ये एक मीटर स्केल है, स्केल है या रॉड है, रिजिड रॉड है, और इसको यहाँ पिवोट कर दिया गया है, और हमने यहाँ पे मिडिल पॉइंट पर इसका वेट लग रहा है mg, और एक वेट मैंने यहाँ से भी बांध रखा है mg वेट, यहाँ से भी हमने ये F बराबर mg लगा रखा है। तो फाइंड द टॉर्क, ये पॉइंट O है, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क अबाउट O। टॉर्क जब भी पूछा जाएगा हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट ही पूछा जाता है। फाइंड द टॉर्क अबाउट O। So length of तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। ओ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यूनिफॉर्म रॉड थी, तो ये L/2 हो जाएगा, और इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ L हो जाएगी। तो इसका टॉर्क हुआ mg/L/2, और इसका टॉर्क हुआ mg/L। और ये घुमाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे पिवोट है, ये इधर से लग रहा है तो ये ऐसे घुमाएगा, तो इसकी डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, मतलब इनवर्ड अंदर की ओर टॉर्क की डायरेक्शन है, और ये भी इसी डायरेक्शन में घुमाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो दोनों के टॉर्क माइनस में है, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू -3/2 mg/L। ये नेट टॉर्क आ गया। माइनस साइन का सेंस है कि इसके अबाउट रॉड ये क्लॉकवाइज मैनर में घूमेगी। एक एग्जांपल और करते हैं। ये मान लीजिए एक इस टाइप की पुली है, यहां से फिक्स करी गई है, और मैंने वेट लटका दिए हैं ऐसे। इधर मान लीजिए F है, और यहाँ पे F है, और यहाँ पे 2F है, और रेडियस इसकी छोटे वाले की स्मॉल आ रहा है और बड़े वाले की 2 आ रहा है। तो मुझे इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए ये इसके अबाउट घूम सकती है। तो ये जो हमारे पास फोर्स F है ये इधर लटकाएंगे तो ये ऐसे नीचे घूमेगा, तो ये घुमाएगा तुम्हारा ऐसे, जबकि ये दोनों क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अगर सारे टॉर्क एक ही प्लेन में घुमाते हैं तो कंसीडर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो इसका टॉर्क हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऐसे, तो F इंटू 2R, और ये प्लस साइन दे देंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो F इंटू R, तो माइनस F इंटू R, और ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको भी नेगेटिव देंगे, और यहां से परपेंडिकुलर 2R है, तो माइनस 2F इंटू 2R, तो 2FR माइनस 5FR, तो नेट टॉर्क हो गया माइनस 3FR। नेट टॉर्क निगेटिव आया है, मतलब ये ओवरऑल ये पुली क्लॉकवाइज घूमने वाली है। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास टॉर्क लग सकते हैं, और बिल्कुल फोर्स की तरीके से ये होता है। सारे टॉर्क निकाल लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर जैसे कि टॉर्क निकालना हमें आ गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, very important concept. What happens when net torque not equal to 0? तो सब लोग जानते हैं कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो अगर नेट टॉर्क 0 रहता है तब तो कैंसिल हो जाएगा, बॉडी नहीं घूमेगी, या घूम रही है तो उसी पोजीशन में घूमती रहेगी। लेकिन अगर नेट टॉर्क 0 नहीं रहता है तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको जब भी आप लगाएं हमेशा दो चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, अप्लाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फॉर स्टेशनरी एक्सिस। स्टेशनरी एक्सिस मतलब प्योर रोटेशन हो, otherwise apply about center of mass axis only, center of mass axis। तो फिलहाल इसके एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिसमें आपको अल्फा निकालना होता है। बहुत सारे केसेस होते हैं अल्फा निकालना होता है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए ये एक रॉड ले लेते हैं और इसको पिवोट कर दिया है ऐसे, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है,
और यहां से ऐसे पहले हम पकड़े हुए हैं फिर छोड़ दे देते हैं। तो हमें बताना है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और थ्योरी में वो पॉइंट ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं या जिसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो रॉड यहाँ पर पिवोटेड है तो इसी के अबाउट घूमेगी, तो हमें इसी के अबाउट टॉर्क चाहिए, इसी के अबाउट एंगुलर ऑफ एक्सेलेरेशन भी चाहिए। तो वी हैव टू कैलकुलेट torque and I both about axis passing through E। तो अब इसको निकालने के लिए दोबारा एक नए पेज बनाते हैं। दिस इज ए, रॉड का वेट यहां से mg लगेगा मिडिल पॉइंट से, क्योंकि आपको मालूम है कि रॉड हमारी यूनिफॉर्म है। तो एक फोर्स ये बन गया, और बेटा देखो यहाँ पे ये पिवोट है, तो ये इसमें हमेशा ध्यान रखना कि whenever we pivot two normal reactions मानना, एक मत मानना। एक मानो NX और दूसरा मानो NY, क्योंकि पिवोट पे नॉर्मल रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो बेटर ये रहता है कि आप लोग हमेशा इसको इसी तरीके से माने, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मान लीजिए। अब हमें इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए, तो फोर्स खाली mg है, खाली mg टॉर्क देगा। nx और ny टॉर्क नहीं देंगे क्योंकि ये एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो ओनली mg विल गिव टॉर्क। कितना देंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर, L/2 आएगा, और ये mg इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टॉर्क इज इक्वल टू mg L/2, और ऐसे मैं क्लॉकवाइज लिख दे रहा हूं। अब अगर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, आई अल्फा बराबर टॉर्क mg L/2। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आपको याद होना चाहिए, ml/3।
mg/L/2। तो n से m कट जाएगा, एक l से l कट जाएगा, अल्फा बराबर 3g/2l। तो ये यहाँ से टॉर्क इसका अल्फा आ गया, सभी पॉइंट इसी के अबाउट घूमेंगे। अब यहाँ पर थोड़े से कठिन क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट। एक्सेलरेशन आपको इस पॉइंट, इसको मिडिल पॉइंट है, इसको जी मान लो, और ये पॉइंट बी है, दोनों का मान लें। तो देखो यहाँ तो रॉड फिक्स हो गई और ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, ऐसे सर्कुलर मोशन में करेंगे, एंड सर्कुलर मोशन विद अल्फा। तो जाहिर है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, तो दो एक्सेलरेशन पॉसिबल होंगे, एक सेंटर के अलोंग AR और एक AT, एक इधर AR और एक इधर AT इधर, ठीक है। तो हमारे पास पहले G के लिए कैलकुलेट करें, तो G का एक्सेलरेशन AR तो 0 हो जाएगा और AT बराबर हो जाएगा L/2 अल्फा। ये रेडियस हमारे पास L है और सर्कुलर मोशन से AT बराबर R अल्फा होता है। तो L/2 अल्फा, अल्फा ये है, तो L/2 3g/2l। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 3g/4। अगर हम B के लिए कैलकुलेट करेंगे तो AR बराबर 0 और AT बराबर L अल्फा, तो यहाँ से ये 3g/2 आ जाएगा। बाय द वे, मैं AR बराबर 0 क्यों कर दे रहा हूँ, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन होता है v²/r या r⍵²। और सिंस रॉड को अभी अभी मैंने बिल्कुल छोड़ा है, तो किसी भी पॉइंट के पास स्पीड या ओमेगा तो है नहीं, इसलिए AR बराबर 0 और दोनों के लिए AR बराबर 0 है। तो ये पहला मेरे पास क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं और इस रॉड को गिरने देते हैं, और इस पार्ट में हम आपको करने का थोड़ा सा समय भी देंगे। ये मान लीजिए कि ये रॉड की इनिशियल पोजीशन थी, ये यहां से ये पिवोटेड थी और इसको मैंने गिरने दिया। यहां से रॉड पिवोट थी, ये रॉड थी मान लीजिए L लंबाई की, और इसको मैंने गिरने दिया और सपोज ये गिर गई 30 डिग्री तक। यहां से पकड़ के छोड़ा था, मास वही M है, लेंथ वही L है, पिवोट भी वही A पॉइंट पर है, तो B हिस्सा ऐसे आ रहा है। तो फाइंड दी टॉर्क एंड, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये पॉइंट G है, G यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा। फाइंड द टॉर्क एंड अल्फा निकालना है और एक्सेलरेशन ऑफ G एंड B भी निकालना है। अब देखें क्या करते हैं आप लोग। तो टाइम हम आपको दे रहे हैं, 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, बहुत होता है। 3-4 मिनट के बाद हम बताना शुरू करेंगे। थोड़ी बुद्धि लगाइए, देखिए पहली बार तो चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं।
तो देखो पहले टॉर्क निकालते हैं। ये mg तो यही लगेगा ऐसे ही, और कोई फोर्स है नहीं। यहाँ पे दो फोर्स और मानेंगे, लेकिन टॉर्क निकालने में वो काम में नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ही एक्सिस से पास हो रहे हैं। तो मान लेते हैं ये nx है, ये ny है, तो बस मान लेते हैं इसलिए कि इनको माना जाता है। बाकी टॉर्क तो इनका 0 होगा, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा mg। बट इस बार अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर की लंबाई ये आएगी, ये, और ये वाली लेंथ इस बार l/2 नहीं है, l/2 तो ये है। l/2 यहाँ g पर आता है, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी l/2 cos 30। तो l/2 cos 30, तो टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा mg/√3/4। और अगर अल्फा निकालना है तो आई अल्फा कर देंगे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है ml²/3, mgl√3/4 और ml²/3। तो m से m कैंसिल, l से ये कैंसिल, तो अल्फा बराबर 3√3g/l। और एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे पास ये जो टॉर्क है और ये जो अल्फा है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट। क्योंकि जैसे 30 पे टॉर्क बदल गया, तो सपोज ये एंगल वर्टिकल से थीटा होता है, लाइक दिस, तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो टॉर्क कितना होता है, mg l/2 cos थीटा। और अल्फा बराबर कितना होता है, ml²/3 से डिवाइड करते हैं, तो m से m कट जाता है, एक l से l कट जाता है, तो आता 3/2g cos थीटा। तो अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग। खैर चलो, अब जब यहां पर आए तो ये दोनों पॉइंट हैं, तो मेरे पास इनके एक्सेलरेशन जैसे g के लिए निकालें तो ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज वेरी सिंपल, अगेन l/2 इंटू अल्फा। तो l/2 और अल्फा है 3√3g/l, तो दिस इज 3√3/2g। बट यहाँ पर जो AR बराबर है वो 0 नहीं होगा अब, क्योंकि ये यहां से गिर रही थी और गिरते 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 इसके पास कुछ स्पीड आ गई होगी। तो अगर इस समय इसकी स्पीड ओमेगा है तो ये AR की वैल्यू हो जाएगी l/2 r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा चाहिए यहाँ पे। अब ओमेगा कैसे निकालें, तो ओमेगा निकालने का हम तुम्हें सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। अल्फा मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम है कि d∅dt बराबर अल्फा होता है, और अल्फा ये है 3/2g cos थीटा। तो d∞ है और हमारे पास तो एंगल मालूम है, तो वही स्ट्रेट लाइन वाला तरीका, दोनों तरफ थीटा से गुणा कर दिया। तो ओमेगा d ओमेगा बराबर 3/2g cos थीटा। अब जब थीटा बराबर 0 था तो एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, जस्ट रिलीज किया था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी। और जब थीटा बराबर 30 हो गया है तो हमें निकालना है
तो ये 30 डिग्री है और ये ओमेगा है। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3/2 जी, और कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 30 यानी 1/2। तो 1 2 से 2 कट गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 3/2 जी आ गया। तो ये आ जाएगा L/2, और ओमेगा की जगह यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, 3G/2, यस L इज देयर, L इज हियर रहेगा, तो यहाँ L भी रहेगा और यहाँ पे भी L रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी L रहेगा। तो L/2 इंटू 3G/2 है। तो L से L कट गया, 3/4G आ गया, और नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा AT² प्लस AR²। तो अब तुम्हें AT भी मालूम है, AR भी मालूम है, सिंपल चीज है, आप निकाल सकते हो। एंड सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड फॉर B आल्सो, बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये L/2 अल्फा था, तो ये L अल्फा हो जाएगा, और ये L/2 ओमेगा स्क्वायर था, तो ये L ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्ट। ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है, ये अगर हम इसको जरा ध्यान से देखें तो एक चीज हमें और समझ में आ जाती है, और वो चीज समझ में ये आती है कि अगर हम इसकी एनर्जी कंजर्व करा दें, सपोज कर लीजिए कि ये पहली पोजीशन थी और ये 30 डिग्री पर थी, सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ गया है, तो सेंटर ऑफ मास डिक्रीज हुआ है, तो पोजीशन फर्स्ट है, पोजीशन सेकंड है। तो पोजीशन फर्स्ट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, इसी को रेफरेंस लाइन माना, CG यहीं पर है, और काइनेटिक एनर्जी भी 0, क्योंकि अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जब ये नीचे आ गया तो -mg, और ये L/2 है, ये L/2 था तो ये L/4 हो गया, और प्लस हाफ mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 mL²/3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg L/4। तो m से m कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 3G, एक L से ये L भी कट जाएगा, अपॉन, और एक 2 से 2 भी कट जाएगा, 3G/2L। यस, ये वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, 3G/2L। यानी कि हमें इसको निकालने के लिए इस बात की कतई जरूरत नहीं है कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें। वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ये मैंने रॉड को ऐसे पिवोट करके गिराया था, अब मैं इसका पॉपुलर वर्जन लेता हूं। ये इस तरीके से रॉड खड़ी कर दी जाती है, यहाँ पर पिवोट कर देते हैं, लेंथ इसकी L है और मास इसका M है, और कहते हैं कि बताइए जब ये रॉड को थोड़ा सा पुश कर देते हैं और ये यहाँ से थीटा एंगल बनाती है, तो उस सिचुएशन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है या इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, और अब हम इसका एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं।
तो दीज आर वेरी सिंपल, बस पहले पिवोट यहाँ थी, अब यहाँ थी। तो सपोज ये यहां से ऐसे घूम करके थीटा पे आ गई, तो हमारी रेफरेंस लाइन इस बार ये मान रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, है ना, L/2 पर था ये, और ये भी इस सेंटर पे घूमेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये। तो अब आप इसमें, यहाँ वेलोसिटी चाहिए तुम्हें, ओमेगा चाहिए, इसके अबाउट रॉड घूम रही है, तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी mg L/2, और काइनेटिक एनर्जी 0 थी। और जब यहां पर आ गई तो ये पोटेंशियल एनर्जी देखिए, ये हाइट है L/2 cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 cos थीटा, और प्लस हाफ, फिर एंड के अबाउट रोटेशन है I ओमेगा स्क्वायर ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत ही आराम से mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ml²/2 इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर। ये 2 से 2 कटा, m से m कटा, एक l से ये l कट गया, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ 3g बाई l, 3g बाई l, हाँ 3g और बाई l, और 1 माइनस कॉस थीटा, ये ओमेगा आ गया। एंड वंस यू गेट ओमेगा, तो ये तो सेंटर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्पीड, तो ये L/2 ओमेगा, एंड वाले की वेलोसिटी L इंटू ओमेगा। कभी कभी कहते हैं कि रॉड ऐसे थी और ऐसे पहुंच गई, तो जब ये पूरा पहुंच गई तो इसकी वेलोसिटी बताओ, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यहाँ पे थीटा बराबर 90 गिर गई है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो थीटा 90 कर दोगे तो यहाँ 3g बाई l आ जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी √3g आ जाएगी। तो बड़े ही आसानी से हम लोग इसको ये कर सकते हैं। अब आपको टॉर्क भी और अल्फा भी निकलवाया जा सकता है, वो थोड़ा कठिन होता है। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये mg है इस तरीके से थीटा पोजीशन पे, लेकिन 0 पे तो सीधे mg ऐसे लगेगा यहाँ से, लेकिन जब यहाँ दो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे भी लगेंगे, तो जनरल पोजीशन में अगर टॉर्क निकालना है तो इधर ले लेंगे nx, इधर ले लेंगे ny, और g से ये mg लगेगा, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे mg पे तो इसके बराबर आएगा, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो टॉर्क बराबर mg L/2 साइन थीटा दिस टाइम, और अल्फा बराबर हो जाएगा mg L/2 साइन थीटा अपॉन ml²/3। तो उसी टॉपिक का ये बार बार रिपीटिशन है। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, टॉर्क बराबर आई अल्फा का। ये मान लीजिए कोई एक डिस्क है, यहाँ पर ऐसे पिवोट कर दी गई है, और यहां से एक मास बांध दिया गया है, ये मास बांध दिया गया है, ये रस्सी लटकी हुई है इस तरीके से, यहां से ये लग चल रहा है इस समय। ये मास मान लीजिए स्मॉल mg है,
जबकि ये डिस्क का कैपिटल एम है। तो इस समय हमें इसका टॉर्क और एंगुलर एक्सेल निकालना है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में। तो टॉर्क निकाल लीजिए। टॉर्क इज इक्वल टू एम जी, ये फोर्स एम जी लगाया जा रहा है इधर से, और ये डिस्टेंस है आर, और बराबर आई। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये डिस्क है तो 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। तो ये अल्फा कैलकुलेट हो गया। ये एफ बराबर एम जी हमने लगाया था, इधर से फोर्स खींच रहे थे ऐसे। तो अल्फा बराबर m2mg अपॉन r। ये m अलग है, ये m अलग है। और इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस तब बन जाता है जब ये डिस्क है और मैंने यहां पर कोई स्प्रिंग रैप कर दी गई है ऐसे, ये, और ये ऐसे आई है, और यहाँ पर एक मास भी लगा दिया गया है m का। तो ये नीचे गिरेगा और ये डिस्क रोटेट करेगी। इसका मास कैपिटल है, रेडियस आर है। तो अब क्या सिचुएशन है, तो टॉर्क निकालिए। टॉर्क क्या निकालिए, टॉर्क बराबर इस बार टेंशन इनटू आर, और बराबर आई अल्फा करेंगे। mg नहीं लेंगे, पहले तो फोर्स mg लग रहा था, तो यहां से फोर्स mg लग रहा था। अब तो रस्सी है, रस्सी ढीली भी होगी, ये नीचे भी जाएगा तो टेंशन कुछ और हो जाएगा, तो टेंशन लगेगा यहाँ पे। टी आर बराबर आई अल्फा। और ये अगर नीचे जा रहा है, सपोज इसका एक्सेलरेशन ए है, तो एम जी माइनस टी बराबर एम ए, ये रहा। वेरी गुड। और एक चीज है ए बराबर आर अल्फा, नो स्लिपिंग कंडीशन इसको कहते हैं, कि पुली का यहाँ का एक्सेलरेशन इट इज रोटेटिंग विद अल्फा। तो जो पुली के पॉइंट का यहाँ पे एक्सेलरेशन है वही रस्सी का भी है। अब इन तीनों को आप सॉल्व कर लीजिए। हमें अल्फा निकालना है, तो टी की वैल्यू यहां रख दीजिए, एम जी माइनस टी की जगह रख दिया आई अल्फा बाई आर, और बराबर एम ए, और ए की जगह फिर रख दीजिए अल्फा बाई आर। तो अल्फा निकल गया, एम जी बराबर आई बाई आर प्लस एम बाई आर टाइम्स अल्फा। अच्छा, ये जो m है ये स्मॉल m है, अभी इसका मास आया ही नहीं है। तो एम जी अपॉन एम बाई आर, आर चाहो तो ऊपर भी ले जा सकते हो क्योंकि आर सेम है, तो एम जी आर कर दिया, तो एम प्लस आई। और ये जो आई है ये डिपेंड करेगा ये क्या है, अगर ये रिंग है या व्हील है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क हमने कहा था तो हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया। रेस्ट थिंग इज इजी। कैसे, अल्फा है तो ए भी आ जाएगा, और ए है तो इसका टेंशन भी आ जाएगा। एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट।
तो आज मैंने आपको टॉर्क बराबर आई अल्फा के कुछ क्वेश्चंस कराए और कल हम लोग थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। अगर क्लास है तो, अगर नहीं है तो ठीक है, आई कैन पोस्ट यू प्रैक्टिस। और आप लोग हमें अपना बताओ कि इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें बहुत ही तुम लोगों की गड़बड़ है, जिनको तुम लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो। क्योंकि रोटेशन तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इसको कायदे से पूरी डेप्थ में पढ़ाना शुरू कर दें तो कम से कम बेटा ये 2-2 घंटे के 10-12 टर्न तो ले ही जाता है। सर ड्रॉपलिंग सिलेबस में है या नहीं? टॉपलिंग तो करने की जरूरत नहीं है, रोलिंग है। टॉपलिंग में आपको प्रॉब्लम होती है? आप इंटरेस्टेड हैं टॉपलिंग करने में? है नो सर, हमको बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बस हमको जानना है सिलेबस में है या नहीं। नहीं नहीं, टॉपलिंग नहीं है कोर्स में। हम पूछ रहे हैं कि इसमें और क्या क्या डिफिकल्ट लगता है आपको इस चैप्टर में, या और कौन सी चीजें हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं। सर एक वो ऐसा नहीं क्वेश्चन होता है जिसमें बॉडी को घुमा करके छोड़ दिया जाता है, VCM प्लस MVR के एप्लीकेशन पे? हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस में तुम लोगों को कंफ्यूजन है, कल ढूंढ ढूंढ के उसकी फोटो खींच के हमें भेज दो यस या सर। ग्रुप में पोस्ट कर दो। हम उनसे रिलेटेड सभी आर्टिकल और क्वेश्चंस को डिटेल में ले लेंगे, और बाकी जो है उसको बताते हुए एक नॉर्मल तो करिकुलम पूरा करेंगे ही, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस। रोलिंग विद स्लिपिंग, हाँ बेटा ये अच्छा टॉपिक है, इसको तो हम अपने मन से भी लेते हैं। चलो बच्चों, फिर ठीक है, मीटिंग आज की खत्म करते हैं। थैंक यू सर।